नमस्कार। स्टोरी बुके में प्रस्तुत है ऋतु की कहानी गुलमोहर। एक गांव था, थोड़ा कम आबादी वाला पहाड़ी गांव। वहीं रहती थी छोटे छोटे बतख जैसे पैरों वाली गुलमोहर, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। 3 भाई, पिता और वो, यानी गुलमोहर। गुलमोहर घर के सारे कामों को अपने छोटे छोटे बतख जैसे पैरों से पूरा करती। उसे लगता जैसे कि वो सारा दिन कुएं की घिरनी की तरह घूम रही है। घिरनी को जैसे तेज गति के लिए कच्चे लोहे और ढलवे लोहे से मिलकर बनाया जाता है, ठीक उसी तरह गुलमोहर को बचपन से ही चुप्पी और गाढ़े श्रम से तराशा गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो सारा दिन घर के कामों को मुस्तैदी से करती रहती। ये काम वो कुछ इतनी मुस्तैदी से करती कि वो भूल जाती कि वो एक लड़की है, घिरनी नहीं। जैसे घिरनी के व्यास से ही मशीनों की गति को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक वैसे ही गुलमोहर अपने व्यास से घर की गति को कम या ज्यादा करने की कोशिश करती रहती। पर क्या करे वो अपने पाँव का, जो न जाने क्यों छोटे रह गए, जिससे उसके कामों की गति कम हो जाती और उसे पल भर भी आराम नहीं मिलता। काम जल्दी पूरा हो जाता तो शायद वो भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह नाच सकती, गा सकती। गुलमोहर ताश के पत्तों की तरह इन सवालों का महल खड़ा करती, फिर खुद ही जवाब न मिलने पर इन्हें गिरा देती। ये उठापटक उसके मन को खरोंचती रहती, जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी गुफा में से समूची बहकर आ रही हो। उस दिन ऐसी ही ईजा यानी माँ उसके स्मृति पटल पर बहने लगी। गुलमोहर ईजा की स्मृतियों को चिमटे से चूल्हे के अंगारों में टटोलती, पर वहां राख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ढलवां छत के नीचे बल्लियां पकड़े गुलमोहर पहाड़ के भार से चरमरा रही धरती को देखने लगी, जो कहीं कहीं पहाड़ के भार से एकदम झुक गई थी। गुलमोहर के भीतर का सारा पानी अंदर टपकने लगा था। एक ओर पड़ी अधजली और गीली लकड़ियां चूल्हे से झांक रही थीं। थोड़ी आग शायद बची थी उनमें, इसलिए उनकी हल्की हल्की श्वासों के साथ धुआं निकल रहा था। उसने खिड़की का आधा पल्ला खोला ही था कि ठंड की तीखी लहर छाती को चीरने लगी। एक पुष्ट झुरझुरी से गुलमोहर का बदन कांप उठा। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, दूसरा पल्ला खोलने की हिम्मत भी नहीं की। उड़ती हवा के गीले बालों से गुलमोहर का चेहरा भी थोड़ा सा भीग गया था। उसने खिड़की के पल्ले को बंद कर दिया, लेकिन तब तक ठंड उसकी हड्डियों की सारी ऊष्मा सोख चुकी थी। गुलमोहर के होठों से एक सिसकी टूटकर हवा में कहीं लुप्त हो गई। बौजियो यानी पिता कहते हैं कि ईजा के पांव भी ठीक उसके जैसे थे, और वो भी गुलमोहर की तरह ही फुदक फुदक कर चलती थीं। यहाँ डीएनए की रासायनिक इकाई काम कर गई थी, जिन्हें जीन कहते हैं। चलिए, यदि ग्रेगोर जॉन मेंडल के नियम के एक सिरे को पकड़कर चलें तो वो ये है कि गुलमोहर के पांव का छोटा होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, पर गुलमोहर मेंडल की इस स्थापना से इनकार करती रही और खुद के अस्तित्व को खींचकर घर में फैलाने का प्रयास करती रही। गुलमोहर के पास अपना मन बांटने के लिए कोई नहीं था। घर में उसके अलावा सभी पुरुष थे। वो किसी से अपना मन नहीं बांट पाती थी। भाई और पिता सभी सुबह दूर पहाड़ी वाले उस पार काम पर चले जाते, फिर शाम ढले लौट कर आते। यांत्रिकी के नियमों का घर में खूब पालन हो रहा था। गुलमोहर सबके चले जाने पर जब आईने के सामने खड़ी होती तो अपने चेहरे की गुलाबी आभा से मोहित हो जाती। गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों जैसे उसके गाल पर पड़ते गुलाबी गड्ढे, मानो 2 पहाड़ियों पर बड़े करीने से कांटों को हटाकर गुलाब रख दिए हों। पर पांव पर नजर पड़ते ही उसकी तकलीफ बढ़ जाती। यदि उसके पैर सही आकार के होते तो वो घर के काम और तेजी से पूरा कर लेती और उसके पास अपने लिए कुछ समय बच जाता। वो खिड़की के पास खड़े होकर दूर पहाड़ी पर खड़ी पाठशाला को देखती। उसका मन था कि वो भी उसमें पढ़ने जाए। उसमें बजती घंटी उसे किसी मंदिर की घंटी जैसी लगती।
जिससे शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभूति होती। कहते हैं कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब जो नाद गूंजा था, वही आवाज उसे स्कूल की घंटी बजने पर सुनाई देती। और उसी समय दो पर्वतों के पीछे से आधा झांकता, निर्दोष, अटखेलियां करता सूरज ऐसे प्रतीत होता जैसे स्कूल की दीवार फांदकर भागा कोई बच्चा कुछ देर टूटी हुई दीवार से इसलिए झांकता है कि कोई उसके इस कृत्य का चश्मदीद दीवार से सटा हुआ तो नहीं खड़ा। गांव में घर एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसलिए किसी से उसकी बात ना होती। स्कूल जाने की इच्छा भी उसकी ठीक से पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ईजा बचपन में ही गुजर गई और घर के सारे काम उसके जिम्मे थे। वो खिड़की पर खड़ी होकर पहाड़ पर तैर रहे बादल का टुकड़ा बन जाना चाहती थी। ईजा के मर जाने के बाद घर में किसी को गुमान नहीं था कि वो क्या सोच रही है। सब व्यस्त थे। उसके घर के बाहर एक काले रंग का कामना पत्थर था, जिसे कभी उसके पिता पहाड़ी के उस पार एक मंदिर से ये सोचकर लाए थे कि वो सबकी कामना पूरी कर देगा। ऊंचे पहाड़ पर स्थित देवी के मंदिर के बाहर कुछ पत्थर रखे थे, जिनको लेकर ये मान्यता थी कि यदि कोई ऐसा भूला भटका मानुष इस पर आ बैठे, जिसका मन पानी की तरह पारदर्शी और निर्मल हो, तो वो इस पर बैठकर अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन घर के किसी भी पुरुष की मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। घर के बाहर रखा ये काला कामना पत्थर अक्सर गुलमोहर को देखता और सोचता कि काश वो उसके ऊपर आ बैठे और वो उसके पैरों को ठीक कर उसकी वेदना को कम कर दे, ताकि वो घर के काम आराम से पूरा कर सके। चरम वेदना से ग्रस्त व्यक्ति ही उस पत्थर पर बैठकर अपनी कामना पूरी कर सकता था। चमत्कारी पत्थर का ये रहस्य किसी को मालूम न था, और वो वेदना पुत्री गुलमोहर को अपने मन की नदी के चौड़े पाट पर डुबकियां लगाते देख रहा था। पिता भाई उस दिन अपने अपने काम पर हमेशा की तरह गए हुए थे। वो दिन भर मुस्तैदी से घर के कामों में घिरनी की तरह घूमती रही। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। ठंड सूरज के ताप से अलसाई होकर पहाड़ों पर पश्चिम की ओर करवट लेकर ऊँघ रही थी। गुलमोहर ने एक बारगी पहाड़ों की ओर देखा। वो कभी कभी पहाड़ की अभिमानी छाती को देखकर भयार्त शिशु की तरह घर की नरम छाती में दुबक जाना चाहती थी, पर घर में नरमी की जगह एक हरा अवसाद नजर आता और वो फिर भागकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती। आज वो खिड़की पर ना जाकर घर के बाहर आ गई। कुछ देर यूं ही खड़ी रही। आज उसे अपनी ईजा की बेतरह याद आ रही थी। ईजा की तस्वीर उसकी यादों की दोहर में रात ढली ही आती और उसके थके हुए पांव को सहलाने लगती। थकी गुलमोहर को नींद कब लपक लेती उसे पता ही नहीं चलता। आज सोचते सोचते वो फिर अपने छोटे छोटे पैरों को देखने लगी। काश उसके पैर थोड़े बड़े होते तो घर के कामों में उसे इतनी तकलीफ ना होती। गुलमोहर के गुलाब की पत्तियों जैसे नाजुक गालों पर एक आंसू ढलका। गुलमोहर को फिर ईजा की याद आने लगी। आंसू का एक टुकड़ा बारिश की लड़ी बन गया था। वो थककर घर के बाहर रखे उस काले पत्थर पर जा बैठी। आंसुओं की धुंध के बीच उसने कामना की कि काश वो बतख होती, और तुरंत ही गुलमोहर का शरीर बतख में बदल गया। पिता भाई घर लौटे पर गुलमोहर ना मिली। सच में गुलमोहर ना मिली। मिली तो एक सफेद रंग की बतख जो घर के बाहर काले रंग के पत्थर पर बैठी थी। पिता और भाइयों ने सब जगह ढूंढा। कई दिनों तक ढूंढते रहे। गांव के दूसरे लोगों ने भी ढूंढा, पर गुलमोहर ना मिली। थक हार कर सबने मान लिया कि शायद गुलमोहर खाई में गिर गई। गुलमोहर भाई और पिता की परेशानियों को देख रही थी। वो कहना चाहती थी, पर कुछ भी कह नहीं पा रही थी। घर के बाहर बैठी बतख को पिता और भाइयों ने घर में रख लिया। वो दिन भर पूरे घर में उछलती रहती। कितने ही इशारे करती ये जताने को कि वो गुलमोहर है, पर सब उसे दाना देकर और थोड़ा पुचकार कर उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लेते। कोई उसकी फड़फड़ाहट और स्नेह को नहीं समझता। घर में एक औरत की जगह खाली थी। खाली जगह को पिता ने सबसे बड़े भाई की शादी कर जल्द ही भर दिया। भाभी आई, वो भी उसके जैसे छोटे छोटे पैरों वाली। नाम था
लता। घर पुराने ढर्रे पर चलने लगा। गुलमोहर अपनी नवेली भाभी को देखती और एक आह भरती। लता गुलमोहर की तरह सारा दिन घर के काम करती। घर के सारे मर्द काम से थककर सांझ ढले घर लौट आते, पर लता की छोटी छोटी पैरों की गति कम ना होती, बल्कि उनके आते ही और तेज हो जाती। हर रोज मेहमानों जैसी आव भगत। गुलमोहर लता के साथ घर में उड़ती रहती। घर के सारे मर्दों के चले जाने के बाद लता गुलमोहर को दाना देती। काम करते करते लता निढाल होकर अपने अंतस्थ की छोटी छोटी दराजों को खोलकर बैठ जाती। गुलमोहर अब अक्सर उन दराजों के ऊपर बैठी रहती। लता उसे सहलाती, फुर्सत में उसे गोद में लेकर बैठ जाती। अब दोनों घर में फुदक रही थी। गुलमोहर अब फिर से लड़की बन जाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार उस काले पत्थर पर जाकर बैठ जाती और लड़की बनने की कामना करती। पर लाख कामनाओं के बाद भी काला पत्थर टस से मस नहीं होता। एक बार कामना पूरी करने के लिए अभिशप्त काला पत्थर अभिशाप से मुक्त होने के लिए अपनी सैकड़ों प्रार्थनाओं को पहाड़ों पर छतरी की तरह तने आकाश तक पहुंचाता, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं लौटकर काले पत्थर में ही समा जाती। गुलमोहर बेचैन रहती और फिर से लड़की बन जाना चाहती, ताकि अपनी भाभी के काम में हाथ बटा सके। भाभी के काम बढ़ रहे थे और उसकी थकन भी। वो किसी से भी बात करने के लिए तरस जाती। लता गुलमोहर को फुदकती देखकर एक आह भरती, पर उसकी आह भी पहाड़ियों से टकराकर लौट आती। घर के पुरुषों से लता को कोई गिला नहीं था। वो बस अपना मन किसी से बांटना चाहती थी। घर के पुरुषों की बस एक ही खूबी और कमी थी कि वो ठोस यांत्रिकी के नियमों का पालन करते। इनका बल रोजी रोटी पर लगा था और तब ये और गतिशील हो जाते। संवेदनाओं की थाप से या तो वो सिहरना भूल चुके थे या उन्हें दबाने की कला में निष्णात थे, या ठोस यांत्रिकी का नियम उन्हें ऐसा करने से रोकता था। जो भी हो, लता का मन उसका पति यानी गुलमोहर का बड़ा भाई देबू भी ना छू पाया। सबको यही लगता हर स्त्री घर के काम करती है, पहले ईजा, फिर गुलमोहर और अब लता। गुलमोहर के चले जाने का दुख सभी को था, पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं था। लता प्याज की तरह खुद को छीलती रहती, न जाने कौन सी परत में अपनत्व की महक मिल जाए। लता को बतख के फड़फड़ाते पंख अपनी देह पर महसूस होते। उसको लगता जैसे वो भी उड़ सकती है। उसके खूबसूरत पंख देखकर लता को लगता जैसे जैसे ये बतख स्वतंत्रता से कहीं भी उड़ सकती है। उस दिन लता का आंसू गुलमोहर के पंख पर जा गिरा। गुलमोहर बेतरह फड़फड़ाने लगी। गुलमोहर को लगा जैसे किसी तड़पती नदी का जल किसी ने उस पर छिड़क दिया हो। लता के हाथ गुलमोहर के फड़फड़ाते पंखों पर थे, पर वहां भी वही तपिश, चूल्हे की तरह जलती लकड़ी जो थोड़ी सीली रह गई थी। लता धुआं धुआं हो गई। गुलमोहर के मन के समंदर की पछाड़ थी, हाहाकार था। काश काश वो फिर से लड़की बन जाए। और लता गुलमोहर के पंखों को सहला रही थी और बिल्कुल वही कामना कर रही थी, काश काश वो बतख बन जाए। गुलमोहर कामना के काले पत्थर पर बार बार उड़कर बैठ जाती, लता के आसपास मंडराती। थकी हारी लता घर के बाहर रखे कामना पत्थर पर बैठना चाहती थी, लेकिन गुलमोहर उसके इर्द गिर्द आवाज कर रही थी। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके पंख पर हाथ फेरते फेरते बुदबुदाने लगी। तभी गुलमोहर ने तड़पकर अपना एक पंख लता की गोद में गिरा दिया। लता उसे फड़फड़ाते हुए देख रही थी। उसकी फड़फड़ाहट देखकर लता के मन में एक मोटा काला बादल उठा और कसकर बरसने लगा। उसके मन की भीत कब भीगने लगी उसे पता ही नहीं चला। बेचारी बतख, मैं तो सिर्फ अपने पैरों से परेशान हूं, पर इसके मन की फड़फड़ाहट को सुनने वाला भी तो कोई नहीं। एक स्त्री का मन दूसरी स्त्री की टकटकी में ऐसा बंधा कि दूर तक घिसटता चला गया। गुलमोहर को गोद में उठाए लता की ठंडी हथेलियां उसके टूटे पंखों को सहलाने लगी। थोड़ी गर्मी पाकर निढाल सी गुलमोहर लता की गोद में सिमट गई। अब लता काले पत्थर पर जा बैठी और न जाने कैसे अपने दर्द की दारुण पछाड़ छोड़कर बतख के दर्द के बारे में सोचने लगी। यदि बतख न होकर वो मेरी तरह एक लड़की होती तो कम से कम अपना मन खुद से कह पाती, काश ये मेरी तरह एक लड़की होती। लता बुदबुदाई। कामना का काला पत्थर लता को अपने उधड़े मन की तुरपाई करते देख अचानक मुस्कुरा उठा। आज उसकी सिद्धि अपने श्रेष्ठतम मानवीय रूप में साकार होने के लिए मचलने लगी।
लता ने अपनी गोद में फड़फड़ाती गुलमोहर को जैसे ही कामना के काले पत्थर पर धीरे से रखा कि सहसा गुलमोहर अपने वास्तविक रूप में आ गई। हालांकि उसके पैर पहले ही जैसे थे, पर अब उसके पास उसी की तरह का एक गीला सा स्त्री मन था, लता।